आज हम इंजीनियरिंग मटेरियल प्रोसेस कोड नंबर 203 जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग तथा मैकेनिकल ऑटोमोबाइल के लिए सेकेंड ईयर में काम आने वाला सब्जेक्ट है। इसमें आज हम वह भाग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का यूनिट नंबर 11 इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के बारे में सामान्य चर्चा करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि जो पहले की साधारण वेल्डिंग हैं उनके बारे में, या पुरानी जो जितनी वेल्डिंगों के हमारे अध्याय है, 2 अध्याय है, 9 और 10, उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ये एक साधारण सी वेल्डिंग मशीन है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन है। इसमें ये एसी और डीसी दोनों तरह की होती है। ये राउंड जो है ये फिलर है, इसका एक टॉर्च है। अब है इलेक्ट्रिक आर्क। अब इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में क्या, ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा साधारणतः केवल वेल्डिंग की है। इसमें वेल्डिंग का जो हम पहले दोनों अध्याय जो पहले पढ़ चुके हैं उसके अंदर भी यही इसी प्रकार की परिभाषा है। वेल्डिंग का इस्तेमाल आज हर जगह किया जाता है, चाहे वह कोई छोटा उपकरण बनाने के लिए हो या फिर कोई बड़ा हवाई जहाज बनाने के लिए हो। मतलब छोटे से छोटे उपकरण को लेकर बड़े से बड़े उपकरण तक इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसकी परिभाषा, जिसमें दो धातुओं को तापमान बढ़ाकर गर्म करके तीसरी धातु से जोड़ने की प्रक्रिया को वेल्डिंग कहते हैं। लेकिन सभी धातुओं पर एक ही प्रकार की वेल्डिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, अतः अलग अलग धातुओं और अलग अलग जगह पर इस्तेमाल किए जाने वाले अलग अलग प्रकार के वेल्डिंगों का प्रयोग किया जाता है। अब जैसा कि अपने को विदित है कि पहले हम आर्क वेल्डिंग पढ़ चुके हैं, गैस वेल्डिंग पढ़ चुके हैं। गैस वेल्डिंग के अंदर टंगस्टन और साधारणतः गैस का प्रयोग करते हैं। टंगस्टन TIG और MIG, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, और तथा इसमें अब आज हम जो करेंगे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, मतलब जो विद्युत के द्वारा चलती हैं। अब इसमें यदि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हम किसके द्वारा इसको चलाए जाएंगे या फिर किसके द्वारा इसको ऑपरेट करेंगे। यदि विद्युत उपलब्ध नहीं होने पर होती हैं तो ट्रांसफॉर्मर या IC इंजन, जो कि इंटरनल कंबस्शन इंजन के द्वारा प्रयुक्त करते हैं, जिसके अंदर हम डायनेमो लगाकर विद्युत उत्पादन करके इसके अंदर सप्लाई देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, साधारणतः जो उद्योगों में अधिकतर जो मशीनें उपयोग होती हैं वो सभी आजकल इसी प्रकार की आर्क वेल्डिंग प्रयोग होती हैं, क्योंकि ये सर्वप्रथम ये एक तो AC भी होती है और DC भी होती है, तथा इसके अंदर जो ऑपरेट होती हैं ये AC से भी ऑपरेट हो सकती है और DC पावर सप्लाई से भी ऑपरेट हो सकती है। इसमें मुख्य रूप ये पोर्टेबल होती है। ये मशीनें जो होती है छोटी छोटी मशीनें होती हैं, अतः इन मशीनों को हम अलग अलग जगह, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए या फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी रहती है। आगे चलते हैं। ये एक प्रकार की वेल्डिंग मशीन है पोर्टेबल। इसको हाथ से पकड़कर हम यहाँ से पकड़कर ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, इसको ट्रांसपोर्ट कर। अब इसका जो साधारणतः यह होता है कि यह एक ऐसा वेल्डिंग प्रक्रम है जिसमें आर्क और पिंगली धातुओं को एक परिरक्षक माध्यम से के द्वारा वातावरणीय गैस के कुप्रभाव से बचाया जाता है, तथा यह परीक्षण आर्क तथा धातु को किसी पूरक धातु छड़ तथा उचित पदार्थ पर लेपन करके प्राप्त होता है। अब इसमें क्या होगा, पूरक धातु में क्या होगा, सोडियम होगा, पोटेशियम हो सकता है, सिलिकेट हो सकता है, लकड़ी का बुरादा हो सकता है, चीनी हो सकती है, टार्च, सेल्यूलोज, चीनी मिट्टी आदि कई प्रकार की चीज़ें इसमें हो सकती हैं। अब अपन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में आते हैं। अब इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में क्या है, सर्वप्रथम उपयोग किसका करेंगे, या तो इलेक्ट्रिक का ही करना है, हो सकता है AC इलेक्ट्रिक हो या DC इलेक्ट्रिक हो। सबसे पहले ये चाप वेल्डिंग है, ये आर्क वेल्डिंग जिसको बोलेंगे। पहली आर्क वेल्डिंग विधि 19वीं शताब्दी में विकसित की गई थी और यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जहाज निर्माण के भीतर व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण हो गई थी। आजकल यह वाहनों के साथ साथ इस्पात संरचनाओं के निर्माण के लिए एवं महत्वपूर्ण प्रक्रिया बनी हुई है। यह प्रसिद्ध वेल्डिंग विधियों में से एक है जो उद्योगों में शामिल होने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है, सबसे मेन मुख्य इसका इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का
जो लाभ है वो यही है कि ये एक सबसे पोर्टेबल होती है, इसकी जो छोटी होती है, इनकी जो मशीन होती है वो छोटी होती है। हम छोटी मशीन को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने लाने में परेशानी नहीं आती है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, इस विधि के वेल्डिंग में बिजली की मदद से धातु को पिघलाकर संयुक्त का गठन किया जाता है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसको एक धातु को पिघलाया जाता है, जिसमें एक फिलर भराया जाता है, इसी वजह से इसे इलेक्ट्रिक आर्क का नाम दिया गया है। इस वेल्डिंग के मुख्य भाग यह है कि वेल्डिंग के लिए एक उच्च तापमान आसानी से विकसित किया जा सकता है। इसमें जब वेल्डिंग करेंगे इसमें टेम्परेचर आराम से 6 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी रेंज हो सकती है चाप की, इलेक्ट्रिक की। तथा यह इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के अवलोकन पर चर्चा करता है कि हम किस जगह पे किस तरह की प्लेट पर या किस तरह की धातु पर हमारे को वेल्डिंग करनी है। आगे चलते हैं। ये एक साधारणतः इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का प्रोसेस बता रखा है इसमें, जिसमें एक इलेक्ट्रोड दे रखा है जो कोटेड है, तथा इसके अंदर से जो फिलर आएगी यहाँ से जो एरो है की जगह पे एक वायर आएगा, तथा एक साइड से गैस आएगी जो कवर करने के लिए काम आएगी एक साइड से, और दूसरी साइड से डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल या फिर आर्क की जो स्टीम आएगी दोनों साइड से ये आएगी और बीच से ये पिघलाते हुए आगे चलता रहेगा। एक आर्क का क्रेटर बनेगा, क्रेटर का मतलब घाटी बनेगी। एक ये जो है इस साइड जो लाइनें बना रखी है एचिंग टाइप, ये वेल्ड किया हुआ भाग है, ऑलरेडी वेल्ड कर चुके हैं, और अपन राइट से लेफ्ट की ओर इसमें बढ़ने हैं वेल्ड करते करते। स्लैग हैं जो कवरिंग के लिए काम आएगा। स्लैग का मतलब होता है कच्चा माल, पतला, मतलब ये जो पेनिट्रेशन है इसका, डेप्थ पेनिट्रेशन का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ ये पिघला हुआ भाग जो है जलता हुआ नीचे से ऊपर की ओर जलता है। आगे देखते हैं अब इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन, इसका क्या ऑपरेशन है और इसका यूज़ कहाँ होगा। चाप वेल्डिंग की परिभाषा एक वेल्डिंग प्रक्रिया है। इसमें क्या होगा, यह चाप वेल्डिंग का मतलब होता है आर्क वेल्डिंग है, इसका हिंदी रूपांतरण चाप वेल्डिंग ही कहलाएगा। यह एक वेल्डिंग प्रक्रिया है जिसका उपयोग धातु को नरम करने तथा पर्याप्त गर्मी उत्पन्न करने के लिए बिजली की मदद से धातुओं को वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। साथ ही जब नरम धातु को ठंडा किया जाता है तो धातुओं को वेल्डेड किया जाएगा। इसमें क्या होता है, साधारणतः वेल्डिंग के लिए क्या होगा कि इसको धातुओं को नरम करने के लिए तथा धातुओं को पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्मी उत्पन्न करने के लिए विद्युत का उपयोग किया जाएगा, इसलिए इसे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग कहा जाता है। इस तरह की वेल्डिंग संपर्क के अंत में धातुओं को नरम करने के लिए धातु की छड़ी और आधार सामग्री के बीच में एक चाप बनाने के लिए एक बिजली की आपूर्ति का प्रयोग किया जाता है। ये वेल्डिंग डीसी का उपयोग कर सकते हैं, ये वेल्डर जो है डीसी वेल्डिंग का उपयोग भी कर सकते हैं और एसी वेल्डिंग का उपयोग भी कर सकते हैं। अन्यथा एसी के उपयोग से जैसे इलेक्ट्रोड या अन्य गैर उपयोग आमतौर पर वेल्डिंग स्थान को किस प्रकार की परिरक्षण गैस, स्लैग या अन्यथा वाष्प से बचाव किया जा सकता है। अतः यह वेल्डिंग प्रक्रिया मैन्युअल, पूर्ण और अर्ध स्वचालित हो सकती है। अब इसके अंदर दो चीज़ें मुख्य हैं। वेल्डिंग का जो स्थान है किसी प्रकार के परिरक्षण गैस, स्लैग या अन्यथा वाष्प से बचाव कर सकते हैं, जैसे कि हम पहले चित्र में देख चुके हैं। चित्र में देखते हैं यहाँ पे बीच में स्लैग है, ये देखो स्लैग कवरिंग का है, ये कोटिंग है, ये गैस है, प्रोटेक्टिव गैस है दोनों साइड इधर और इधर, और बीच में इलेक्ट्रोड है। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का कार्य सिद्धांत। चाप वेल्डिंग का कार्य सिद्धांत एक वेल्डिंग प्रक्रिया में है जिससे वर्कपीस के साथ साथ एक इलेक्ट्रोड के बीच इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्राइक के साथ गर्मी उत्पन्न करती है। इलेक्ट्रिक आर्क निकलती है, गर्मी उत्पन्न करती है। यह पूरे गैस में दो इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत निर्वहन चमक रहा है। यह आर्क वेल्डिंग में मुख्य रूप से एसी मशीन, अन्यथा डीसी आर्क इलेक्ट्रोड के लिए धारक केबल के लिए कंडक्टर, अर्थिंग, क्लैंप, चिपिंग, हथौड़ा, हेलमेट, वायर, ब्रश, हैंड ग्लव्स, सेफ्टी ग्लव्स, गॉगल्स, स्लीव्स आदि इसमें शामिल है। अब इसमें क्या क्या उपयोग में हमें लाना है, जो आर्क वेल्डिंग उपयोग करेंगे, ये दो इलेक्ट्रोडों को जोड़, आयनित गैसों में दो इलेक्ट्रोडों के बीच में विद्युत का निर्वहन करने से चमक उत्पन्न होती है।
अब ये जो होगा इसमें क्या क्या हम उपयोग में लेंगे, एसी मशीन में यदि लेते हैं या डीसी में लेते हैं तो हमारा अपने को सेफ्टी रखनी ही पड़ेगी। इस प्रकार से केबल होनी चाहिए, केबल भी पूरी कोटेड होनी चाहिए, कनेक्टर्स होने चाहिए, अर्थिंग कनेक्टर्स होने चाहिए, क्लैंप होनी चाहिए। चिपिंग ऑन, क्लैंप का मतलब पकड़ने वाला, यू क्लैंप हो सकता है, सी क्लैंप हो सकता है। चिपिंग हथौड़ा होना चाहिए, जो छोटे छोटे से दाने टाइप बन जाते हैं इसके ऊपर, इसको हटाने के लिए चिपिंग हथौड़ा होना चाहिए। हेलमेट होना चाहिए, वायर होना चाहिए, ब्रुश होना चाहिए, हैंड ग्लव्स, सेफ्टी गूगल्स आदि का उपयोग हमें करना चाहिए। फिर है टाइप्स ऑफ आर्क वेल्डिंग। ये जो साधारणतः ये डायग्राम बना रखा है, 6 पॉइंट दे रखे हैं इसमें, ये 6 पॉइंट और इधर सेम नहीं है, ये केवल आर्क वेल्डिंग का साधारणतः एक लाइन डायग्राम है। लाइन डायग्राम क्या है, एक वेन डायग्राम है एक प्रकार का। इसमें क्या होता है, इस दोनों साइड से तो आती है गैस तथा बीच में से आता है इलेक्ट्रोड, इसके माध्यम से यहाँ पे फ्लेम बनती है यहाँ पे, और फ्लेम को ये 6 पॉइंट है माना कि यहाँ पे एकदम फुली फ्लेम बन जाएगी और ये पिघलाने में मदद करेगी। आर्क वेल्डिंग के प्रकार क्या है, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग हो सकती है, धातु आर्क वेल्डिंग हो सकती है, कार्बन आर्क वेल्डिंग हो सकती है, टंगस्टन आर्क वेल्डिंग हो सकती है, धातु आर्क वेल्डिंग हो सकती है, और सब आर्क वेल्डिंग हो सकती है। प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा गैस का उपयोग करेंगे, धातु आर्क, कार्बन आर्क, टंगस्टन आर्क जिसको TIG बोलेंगे, धातु आर्क और सब आर्क। अब इसके बारे में एक एक लाइनों का अध्ययन कर लेते हैं। ये वैसे आप डिप्लोमा के सिलेबस में कम्प्लीटली नहीं है। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में क्या होगा, PAW या GTAW, जी का मतलब गैस है, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। प्लाज्मा आर्क या टंगस्टन आर्क या चाप वेल्डिंग सब सेम है, गैस टंगस्टन वेल्डिंग के समान ही है ये भी। इस तरह की वेल्डिंग प्रक्रिया में चाप कार्य भाग के साथ साथ टंगस्टन इलेक्ट्रोड के बीच उत्पन्न होगा। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग और गैस टंगस्टन वेल्डिंग के बीच प्रमुख असमानता यह है कि इलेक्ट्रोड प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग की मसाल के भीतर स्थित हैं। इसमें 30,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान गैस को गर्म किया जा सकता है और वेल्डिंग क्षेत्र पर हमला करने में प्लाज्मा में बदल दिया जा सकता है। जो वेल्डिंग करेंगे उसको एक आर्क के तहत प्लाज्मा भी एक फ्लेम का ही रूप है, इस फ्लेम में बदल दिया जाएगा। दूसरा है मेटल आर्क वेल्डिंग। मेटल आर्क वेल्डिंग में क्या होगा, MAW, मेटल आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया मुख्य रूप से वेल्डिंग प्रक्रिया के लिए एक धातु इलेक्ट्रोड का प्रयोग करती है। यह धातु इलेक्ट्रोड आवश्यकता के आधार पर या तो उपभोग्य हो सकता है, अन्यथा गैर उपभोग्य हो सकता है। अधिकांश उपयोग किए जाने वाले योग्य इलेक्ट्रोड के फ्लक्स के साथ कवर किया जा सकता है। इस प्रकार की वेल्डिंग की आवश्यकता होती है। धातु आर्क वेल्डिंग, चाप वेल्डिंग, तीसरा पॉइंट है धातु आर्क वेल्डिंग या दाब वेल्डिंग। मतलब MIG जो है वही है सेम, ऊपर TIG थी और ऊपर नीचे MIG है। इनर्ट गैस का होगा और इसमें आर्क होगी। बस प्रक्रिया मुख्य रूप से वेल्डिंग प्रक्रिया के लिए एक धातु इलेक्ट्रोड का उपयोग करती है, MAW मतलब धातु आर्क वेल्डिंग। यह धातु इलेक्ट्रोड आवश्यकता के आधार पर या तो उपभोग्य हो सकता है या अन्यथा गैर उपभोग्य। अधिकांश उपयोग किए जाने के योग्य इलेक्ट्रोड को फ्लक्स के साथ कवर किया जाता है और इस प्रकार वेल्डिंग प्रक्रिया के मुख्य लाभ यह है कि एक दूसरे की तापमान की आवश्यकता होती है तुलना में दूसरे जो इसमें उपयोग करेंगे MIG, MAW, GTAW, इससे कम इसमें ताप की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं। कार्बन आर्क वेल्डिंग। कार्बन आर्क वेल्डिंग CAW, कार्बन आर्क वेल्डिंग। इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से जोड़ को वेल्डिंग के लिए एक इलेक्ट्रोड की तरह सबसे कार्बन रोड का प्रयोग करते हैं तथा इस तरह की आर्क वेल्डिंग सबसे पुरानी आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया है और यह उत्पन्न करने के लिए उच्च तापमान, कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। कुछ मामलों में एक आर्क को 2 कार्बन इलेक्ट्रोड के बीच उत्पन्न किया जा सकता है, जिसे जुड़वा कार्बन वेल्डिंग के रूप में उत्पन्न कर सकते हैं। अतः हम ये 4-5 प्रकार की जो विधियाँ बताई हैं ये सर्वश्रेष्ठ आर्क वेल्डिंग के टाइप है। अब यह गैस टंगस्टन। अब गैस टंगस्टन में इसके अंदर देखो सेंटर में एक ये होस पाइप है गैस का, ठीक है, गैस वेल्डिंग है। ये एक है फिलर का, फिलर मतलब कुछ भी
फिर एक साइड है गैस, एक साइड फिलर है और एक साइड इसमें टंगस्टन गैस आएगी। अब इन दोनों का मिक्सअप होके ये कटर का काम आ रहा है, वेल्डिंग भी है और कटर भी है, ठीक है। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, इसमें वेल्डिंग भी होगी और एक गैस कटर भी होगा, TIG वेल्डिंग और TIG कटर भी होगा। टंगस्टन निष्क्रिय गैस वेल्डिंग भी कहा जाता है। इस तरह की वेल्डिंग प्रक्रिया में एक टंगस्टन इलेक्ट्रोड को गैर उपभोज्य हैं सामग्री को वेल्डिंग या नियोजित किया जा सकता है। इस वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रोड को आर्गन, हीलियम इत्यादि गैसों से घेरा जा सकता है। ये गैसें ऑक्सीकरण के खिलाफ वेल्ड क्षेत्र की रक्षा करेगी, अतः वेल्डिंग का उपयोग पतली शीट वेल्ड करने के लिए किया जाता है। टंगस्टन TIG का उपयोग कहाँ करेंगे? पतली गेल। अब वापस आ गया है गैस धातु आर्क वेल्डिंग, ये भी इसी प्रकार की है। इसमें एक ताज़ा धातु इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं तथा इसमें हीलियम, आर्गन आदि गैसें का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसका उपयोग करने तथा इसमें साधारणतः स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ये हमारे डिप्लोमा के यूनिट नंबर 11 में सिलेबस में नहीं है, लेकिन विधियाँ अब ख़त्म होगी तो अतः इसमें हमारे को थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए। जलमग्न आर्क वेल्डिंग। जलमग्न आर्क वेल्डिंग क्या होता है? इसका व्यापक रूप से एक स्वचालित वेल्डिंग विधि के भीतर उपयोग किया जा सकता है। इस तरह की वेल्डिंग प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड फ्लक्स के दानेदार कटिंग द्वारा पूरे सतह से डूब जाता है और यह फ्लक्स विद्युत कंडक्टर हो जाता है, जो बिजली की आपूर्ति का विरोध नहीं करता है और फ्लक्स ठोस कटिंग या कोटिंग को पिघली हुई धातु या अल्ट्रावायलेट विकिरणों और वायुमंडल में रोक देती है। नेक्स्ट है, यह है साधारणतः जैसे कि ये क्रेटर बना रखा है। क्रेटर का मतलब होता है इसको पिघलाने वाली धातु, मोल्टन मेटल, ये पूरा जला हुआ भाग है और क्रेटर मतलब सबसे गहरा भाग इसका। ये इलेक्ट्रोड वायर हैं या कोर हैं और इधर और इधर दोनों साइड कोटिंग होती है हेवी। ये गैस का शील्ड है, मतलब ये गैस का एक कोटिंग और बन जाती है दोनों साइड। ये प्रोजेक्शन है, शेल्टर है। ये स्लैग है, स्लैग का मतलब सबसे ऊपरी भाग, मिला हुआ भाग। ये टेंशन है, ये यहाँ इधर अब हमारे को वेल्ड किए हुए आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। वेल्ड डिपोजिटेड हैं, ये बेस मेटल है। अब आर्क वेल्डिंग के लाभ पढ़ने से पूर्व हम एक दो पॉइंट और अध्ययन करेंगे, जैसे कि AC और DC में क्या होगा, मुख्य कार्य जो होता है इसका। प्रत्यावर्ती धारा वेल्डिंग जो होगी, AC वेल्डिंग, इसमें हम AC आर्क वेल्डिंग का जो कार्यखंड होता है, सबसे प्रथम इसमें क्या होता है, वेल्डिंग में एक कार्यखंड होगा, इसमें एक तुलनित्र होगा, परिणामित्र इसको बोलते हैं, तथा DC धारा को सप्लाई करेंगे या AC धारा को सप्लाई करेंगे मुख्य प्रत्यावर्ती धारा में। मतलब मुख्य रूप में इसमें AC या DC को सप्लाई करेंगे। इसमें विद्युत रतितांबे के तार के द्वारा वेल्डिंग छड़ तथा इलेक्ट्रिक धारक और वेल्डिंग का जो टेबल होगी उसके ऊपर इसको टच करेंगे। इसके अंदर एक अर्थ की ज़रूरत भी पड़ेगी विद्युत आर्क वेल्डिंग के अंदर। साधारणतः विद्युत आर्क वेल्डिंग में क्या होती है, तो ये जो साधारणतः उपयोग करेंगे ये हेवी मटेरियल के लिए उपयोग ज़्यादा रहेगी। विद्युत जो आर्क वेल्डिंग होगी हेवी मटेरियल के लिए ज़्यादा उपयोग रहेगी तथा अब इसके लाभ क्या हैं। आर्क वेल्डिंग में उच्च गति के साथ साथ वेल्डिंग दक्षता अधिक होती है। इसमें सरल और वेल्डिंग उपकरण शामिल होते हैं। इसमें सभी जो उपकरण होंगे वो सरल रूप से होंगे। आर्क वेल्डिंग वेल्डेड धातुओं के बीच शारीरिक रूप से शक्तिशाली बंधन न रहती, फिजिकली बॉन्ड हेवी होता है। यह विश्वसनीय वेल्डिंग गुणवत्ता प्रदान करता है। आर्क वेल्डिंग बेहतर वेल्डिंग वातावरण प्रदान करता है। इस वेल्डिंग का शक्ति स्रोत महंगा नहीं होता है, मतलब पावर जो जहाँ वेल्डिंग के लिए पावर जो सप्लाई होगी वो ज़्यादा महंगा नहीं होगा। यह वेल्डिंग एक त्वरित और सुसंगत प्रक्रिया है। वेल्डर साधारणतः घरेलू वर्तमान
का उपयोग कर सकता है, जैसे कि इसमें नुकसान देखते हैं हम, इसमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। आर्क वेल्डिंग के करने के लिए एक उच्च विशेषज्ञ ऑपरेटर की आवश्यकता होगी, मतलब इसमें कुशल श्रमिक की आवश्यकता होगी और किसी कुशल ऑपरेटर की आवश्यकता होगी। जमाव की दर अपूर्ण हो सकती है, जमाव की दर जो होगी अपूर्ण हो सकती है। इसके लिए मैं एक चित्र बताऊंगा पीछे, जो हम पहले देख चुके हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोड को जलाने और घटाने की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रोड की लंबाई 35 mm है और पूरे उत्पादन की दर इलेक्ट्रोड की बदलने की आवश्यकता होती है। यह टाइटेनियम और एल्यूमिनियम जैसे प्रतिक्रियाशील धातुओं के बल के लिए साफ नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार यह सब इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के बारे में। यह लचीली वेल्डिंग विधि है। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग अनुप्रयोगों में आसानी से और बेहतर वेल्डिंग दक्षता जैसी अपनी विशेषज्ञों के कारण दुनिया भर में शक्तिशाली जोड़ों के निर्माण के लिए विनिर्माण उद्योगों में विनिर्माण का मतलब होता है नए सामान बनाना और नए इनोवेशन करना। ऐसे यह संरक्षण के लिए विभिन्न उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। अन्यथा मोटर वाहन निर्माण, जहाज निर्माण, एरोस्पेस आदि में इसका कार्य किया जा सकता है। अब आर्क वेल्डिंग के बाद आगे इफेक्ट ऑफ पोलरिटी। इससे इफेक्ट ऑफ पोलरिटी पर लेते हैं, मतलब ध्रुवीयता किसको बोलेंगे। अब देखो ध्रुवीयता के अंदर क्या होगा। सर्वप्रथम ध्रुवण का मतलब होता है आप जो साधारणतः वेल्डिंग मशीनें जो होती हैं, इसके अंदर एक आपको पता होगा गाँव में या फिर साधारणतः बड़ी बड़ी जो मशीनें का उपयोग करेंगी, उसमें हम एक AC और DC जो भी मशीनें होगी, उन मशीनों में हम एक अर्थ का प्रयोग करेंगे। एक वायर निकला हुआ होगा जो अर्थ होगा, मतलब जो पृथ्वी पर या धरती पर अर्थ के रूप में होगा, और दूसरा वायर उसमें डायरेक्ट हमारे जहाँ पे टच करते से ही या फिर जहाँ एक प्लेट के माध्यम से या इलेक्ट्रिक वायर के माध्यम से इसको जहाँ वेल्ड करना है, जिस धातु को वेल्ड करना है, वहाँ तक अर्थ तक पहुँचाया जाएगा। इसमें क्या होता है, DC ध्रुवता का उपयोग अधिकांश वेल्डिंग उपयोगों में किया जाता है। यह AC की तुलना में एक चिकनी वेल्डिंग आउटपुट का उत्पादन करता है, तथा यह अधिक स्थिर चाप, आसान वेल्डिंग और कम स्पेल्टर बनाता है। जब आप पतली शीट धातु की वेल्डिंग करते हैं या स्टील में अधिक प्रवेश के लिए DC पॉजिटिव का प्रयोग करते हैं, तो आप या तो तेज़ी से जमा दरों को DC नकारात्मक का प्रयोग भी कर सकते हैं। वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड और धातु के बीच एक इलेक्ट्रिक आर्क बनाना शामिल है, जिससे वेल्ड किया जा रहा है। हालांकि सर्वोत्तम वेल्ड बनाने के लिए उचित बिजली की आपूर्ति का उपयोग करना महत्वपूर्ण है, जो या तो चालू AC या प्रत्यक्ष वर्तमान DC हो सकता है। वेल्ड की ताकत और गुणवत्ता सही इलेक्ट्रोड को सही दूरता का प्रयोग करने में निर्भर करता है। इसलिए यदि आप इस बात को लेकर कुछ भ्रमित हैं कि हम किसका प्रयोग करना है, तो नीचे दी गई कुछ जानकारी की हमारे को लिए मदद करेगी, जो हमारे दूसरे स्लाइड के अंदर उपलब्ध है कि AC और DC वेल्डिंग में क्या अंतर है। अब देखो, और है इसमें 7वां पॉइंट है, एक चालक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों की जो गति होगी, वो गति किस पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर हो रही है, नेगेटिव। AC और DC ध्रुवता के बीच अंतर इन इलेक्ट्रॉनों के चलने में के तरीके में है। DC वेल्डिंग DC धाराओं में एक एकल दिशा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। इसमें निरंतर ध्रुवता होती है, जो कि सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। DC का उपयोग अक्सर कम वोल्टेज वाले उपकरणों में किया जाता है, जैसे सेल हुए, DC सेल हुए, फ़ोन की बैटरी हुई, रिमोट कंट्रोल के सेल हुए। इनमें DC ध्रुवता का उपयोग अधिक वेल्डिंग अनुप्रयोगों में किया जा सकता है। आपने देखा होगा जैसे कि DC का उपयोग कहाँ करेंगे, DC में डायरेक्ट करंट, और AC का मतलब अल्टरनेट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी एक स्ट्रेट लाइन होगी, और AC की फ्रिक्वेंसी होगी इस प्रकार से साइकिल नुमा होगी। मतलब ये पेन है तो इस प्रकार से ये स्टार्ट है, एक साइकिल नुमा होगी, एक सेंटर लाइन होगी, इसके सेंटर लाइन से ऊपर की तरफ अलग होगी और नीचे की तरफ अलग होगी। अब है ये इसका सर्कल होगा, जो इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल के अंदर या सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो है त्रिपली वाली, उसके अंदर ये है।
यह एसी की तुलना में एक चिकनी वेल्डिंग आउटपुट उत्पादन करता है। जब आप पतली शीट धातु को वेल्डिंग करते हैं या स्टील में अधिक प्रवेश के लिए डीसी पॉजिटिव का प्रयोग करते हैं तो आप तेज़ी से जमा दरों के लिए डीसी नकारात्मक का उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग अधिकांश छड़ी वेल्डिंग अनुप्रयोगों में किया जाता है। ओवरहेड और ऊर्ध्वाधर वेल्डिंग, स्टेनलेस और स्टील वेल्डिंग का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। अब ये पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस बताने से पूर्व मैं इस पोलैरिटी के बारे में साधारणतः अध्ययन या साधारणतः और इसमें एक दो बिंदु और मैं इसमें बताऊंगा। अब इसमें प्रत्यावर्ती धारा में धारा विपरीत होती है, जिसके कारण दोनों ध्रुव पर समान मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रत्यावर्ती धारा में जो धारा होगी वो विपरीत दिशा में होगी एसी में। जब हम इलेक्ट्रोड का कनेक्शन बदलते हैं तो इसकी दक्षता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तथा दूसरी तरफ प्रत्यावर्ती धारा की ध्रुवता पर इलेक्ट्रोड की दक्षता पर प्रभाव डालता है। चालक जिसमें आर्क सीधी धारा प्रवाहित होती है उसे धनात्मक तथा ऋणात्मक चालक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे कि दो भागों में विभाजित कर सकते हैं धारा को हम। विभाजन के कारण प्रवाहित धारा के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसका 66% धनात्मक तथा 33% ऋणात्मक पोल होता है। यदि इलेक्ट्रॉन धनात्मक ध्रुव से जुड़े होते हैं तो शीघ्रता से लाल हो जाते हैं तथा ये वेल्डन असंभव है। आपको पता होगा कि मेरे पास यदि एक मशीन है, उस मशीन के अंदर छोटे छोटे 5 जगह पॉइंट बना रखे हैं। उस पॉइंट में मेरे को क्लिपिंग करना है। फर्स्ट बिंदु है वो कम टेम्परेचर के लिए, सेकंड बिंदु है वो अधिक तापमान के लिए, तीसरा है उससे भी अधिक तापमान के लिए, चौथा है उससे भी अधिक तापमान। हो सकता है वेल्डिंग करते समय हम इन सभी ध्रुवण का प्रयोग, ध्रुवण का मतलब पोलैरिटी का प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें क्या होगा कि अलग अलग जगह या अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग टेम्परेचर को हमारे को रखना पड़ेगा। अतः हम इसके अंदर जो जितना ज़्यादा टेम्परेचर हमारे को रखना है उस हिसाब से हमारे को या फिर जहाँ पर वेल्डिंग जितनी कठोरता के लिए वेल्डिंग करनी है या फिर जितनी मोटी प्लेट के लिए वेल्डिंग करनी है तो उसको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि हम कम वेल्डिंग करेंगे, वेल्डिंग का टेम्परेचर बढ़ा देंगे और उसमें वेल्डिंग पतली प्लेट में करनी है तो वो प्लेट कट जाएगी या टूट जाएगी, वेल्डिंग नहीं हो पाएगी। तो इसमें हम आगे देखते हैं। ऋणात्मक से जुड़े हुए होते हैं। क्या जुड़े हुए रहते हैं ऋणात्मक से? कि उसी तरह हम चेंज करते हैं तो भी उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है और डीसी में फ़र्क पड़ जाता है। एसी में हम चेंज करते हैं इधर उधर तो भी दिक्कत नहीं आएगी। डीसी पावर सप्लाई होगी, उसमें हम चेंज कर देते हैं तो पावर सप्लाई सही काम नहीं करेगी। इस धारा के लिए पतली धातु के कार्य ऋणात्मक ध्रुव पर तथा भारी धातु का वेल्डन धनात्मक ध्रुव पर होता है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ भाई, यदि इसको टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसको पॉजिटिव में ध्रुव की तरफ बढ़ाना पड़ेगा और नेगेटिव के अंदर क्या होगा, घटाना पड़ेगा। यह नियम कार्बन आर्क वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त नहीं करते हैं और कार्बन रोड हमेशा ऋणात्मक होगी। अब डीसी में क्या होगा? डिस्क धारा में इलेक्ट्रोड को जोड़ने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। जब डिस्क धारा के साथ वेल्डन करते हैं, जब इलेक्ट्रोड लेड से जुड़े होते हैं, इसमें हम कुछ समय के लिए विपरीत ध्रुवता कहते हैं। इसे हम कुछ समय के लिए सीधी ध्रुवता भी कह सकते हैं। तो इसी तरह जब इलेक्ट्रोड ऋणात्मक लेड से जुड़े होते हैं तो इसे ऋणात्मक लेड कहते हैं। एसी के अंदर ध्रुवता का प्रभाव, एसी सप्लाई के अंदर ध्रुवता का प्रभाव कब नहीं पड़ेगा? क्योंकि इसमें पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम यदि चेंज करेंगे तो इसका टेम्परेचर पर प्रभाव पड़ेगा तथा डीसी में टेम्परेचर पर प्रभाव सीधा पड़ेगा और एसी में टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब है लास्ट बिंदु है, इसका प्रोसेस देख लेते हैं हम। वेल्डिंग डायरेक्शन है, कॉन्टैक्ट ट्यूब है, वेल्डिंग वायर है, फ्लक्स है, आर्क है, इसका बेस मेटल दे रखा है, वेल्ड मेटल दे रखा है, सॉलिडिफाइड मेटल दे रखा है, वेल्ड पुल दे रखा है और सिलेट एटमॉस्फेरिक दे रखा है। अब हम यदि यहाँ और आगे एक आपके नेक्स्ट टॉपिक और हैं इसी के अंदर, जो है इलेक्ट्रोड या धातु कार्बन।
जो मैं इसमें नहीं बना पाया वीडियो में। अब जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो किस किस धातु के बने होते हैं? ये कार्बन, ग्रेफाइट और टंगस्टन के बने होते हैं। इलेक्ट्रोड्स मतलब एक रोड, पेन टाइप एक छड़ होती है, जो मैं इस साइड में मेरे पिक के अंदर बता रहा हूँ मैं वीडियो में। इलेक्ट्रोड जो होता है इस प्रकार की रोड होती हैं। ये कार्बन, ग्रेफाइट और टंगस्टन के बने होते हैं तथा वेल्डिंग क्रिया के दौरान पूरी तरह से काम नहीं आते हैं तथा यह अवशोषक इलेक्ट्रोड विभिन्न धातुओं द्वारा बनाए जा सकते हैं जो उनके उद्देश्य और रासायनिक मिश्रण पर निर्भर करते हैं तथा धातु का वेल्डिंग किया जा सकता है। अब इसका प्रभाव किसके वातावरण का प्रभाव पड़ सकता है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन के उत्पन्न का प्रभाव पड़ सकता है, अधात्विक मिश्रण के टूटने के कारण हो सकते हैं। इसके अंदर बहुत से प्रभाव पड़ सकते हैं। अब है इसका उद्देश्य क्या है कोटेड इलेक्ट्रोड का? कोटेड इलेक्ट्रोड में क्या होगा? कोटिंग का होगी कार्बन, ग्रेफाइट या टंगस्टन की कोटिंग हो सकती है। कोटिंग का मतलब ये नीब है, नीब के चारों तरफ क्या लगा हुआ है। इसका उद्देश्य यह आर्क को स्थापित और अनुरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराता है। कोटेड इलेक्ट्रोड को बता रहा हूँ। फिर यह धातु के उत्पन्न गैस या आर्क गैस के चारों तरफ मोल्टन धातु को उत्पन्न गैसों को नाइट्रोजन में सुरक्षित रखता है। स्लैग को विभाजन उपलब्ध कराता है कोटेड के लिए। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है फ्लक्स, जिसको बोलते हैं गालक। अब फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स में हमारे को ये पिघलाने के लिए काम आएगा। फ्लक्स किसके लिए काम आएगा? वेल्डिंग जब हम करेंगे तो इसमें पिघलाने के लिए, ऑक्सीकृत करने के लिए तथा लोहे को कुछ तापमान को पिघलाने और ऑक्सीकृत करने के लिए यह काम आएगा। साधारणतः फ्लक्स का मुख्य कार्य जो है वो क्या है? गैस उत्पन्न होगी फ्लक्स के चारों तरफ तथा उस पर आवर्तित गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगी और उसमें उत्पन्न गैसों के परिरक्षित के गलन की अवस्था में उद्देश्य को पूर्ति करती है। स्लैग फॉर्मेशन बनाता है। गालका का कार्य है गैसों को उत्पन्न करना, स्लैग की फॉर्मेशन बनाना मतलब जहाँ पे पिघली हुई धातु है उसको जमाना तथा नीचे से ऊपर की तरफ धातुओं को टाइट करना, जिस प्रकार से यहाँ पे फ्लक्स, ये गालक, ये जो है गालक, ये क्या काम करेगा? यहाँ जो मोल्टेड धातु है ये सॉलिडिफाई स्लैग हो गया इस जगह पे, जो गोल्डन ब्राउन कलर का दे रखा है, लाइट हेवी गोल्डन ब्राउन, डार्क गोल्डन ब्राउन सॉरी। अब सॉलिडिफाइड स्लैग का मतलब होता है जो हमारे पास फ्लक्स हैं, फ्लक्स के द्वारा इसको दबाया जाता है, या फिर इसमें स्लैग फॉर्मेशन से स्लैग को मतलब ऊपरी परत फ्लक्स के आवरण से स्लैग होता है जो कि हल्का था गलन धातु के ऊपर सिरे पर होता है, जिसमें अशुद्धियाँ करने के साथ साथ गलन बिंदु ठोस होने के आवरण की तरह कार्य करता है। फिर है स्टेबिलाइजेशन। स्टेबिलाइजेशन है क्या इसमें? नहीं है, लेकिन स्टेबिलाइजेशन का मतलब होता है स्लैग के दौरान मिलाए गए तत्वों को स्थायी प्रदान करता है तथा आर्क को स्थायी प्रदान करता है। अब स्टेबिलाइजेशन है ये जो वेल्ड मेटल जो दे रखा है, ये स्टेबिलाइजेशन मतलब इसको स्थिर कर देगा पूरा जहाँ पे वेल्ड करना है। फिर है अब इसमें हम एलोइंग का प्रयोग क्यों करेंगे? एलोइंग में मिश्र धातुओं का प्रयोग क्यों करेंगे? धातुओं की संरचना को अधिक अच्छा बनाने के लिए, वेल्डन के अंदर दाग को उत्पन्न नहीं करने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, आग की गहराई ज्ञात करने के लिए आदि के लिए यह हम फ्लक्स का प्रयोग करेंगे। अतः हम आर्क वेल्डिंग के लिए जो मशीन होगी एसी और डीसी, उसके अंदर हमारा क्या क्या काम आएगा? साधारणतः एसी और डीसी मशीन काम आएगी जो सिंगल फेस हो सकती है और ट्रिपल फेस हो सकती है। इलेक्ट्रिक होल्डर होगा, इलेक्ट्रिक होल्डर में पकड़ने के लिए एक हत्था होगा इलेक्ट्रिक होल्डिंग के लिए, और इलेक्ट्रिक जकड़ने वाला जबड़ा होगा, इसमें तांबे की केबल हो सकती है, क्लैंप हो सकता है। वेल्डिंग की करने के लिए केबल होगी जिसमें अंदर बहुत से एक से अनेक तांबे के तार होंगे, एक से अधिक कोटेड होंगी, रबड़ की हो सकती है, धागे से हो सकती है, पेपर से हो सकती है। और फिर लग्स का यूज़ करेंगे, लग्स LUGS, लग्स मतलब वेल्डिंग तथा संयोजक। संयोजक का मतलब होता है एक से दूसरी केबल को, वायर को जोड़ने के लिए, तथा वेल्डिंग बोल्ट्स जो वेल्डिंग
वेल्डिंग मशीन के अंदर जो जहाँ पे हमारे को पावर सप्लाई देनी है या फिर वहाँ से वेल्डिंग करने के लिए जो वायर निकालना है उसके अंदर वेल्डिंग लग्स के द्वारा जोड़ेंगे। फिर है वेल्डिंग परिरक्षक या मुख्य परिरक्षक, वेल्डिंग शील्ड का मतलब होता है चेहरे के ऊपर एक हेलमेट जैसी शील्ड होती है। शील्ड का मतलब आवरण होती हैं जो इसके अंदर आगे ग्लास लगा होता है, शीशा लगा होता है तथा यह हो सकता है फाइबर का हो या हो सकता है प्लास्टिक का हो। तथा चिपिंग हथौड़ा होगा। चिपिंग हथौड़ा का प्रयोग कहाँ करेंगे? जहाँ पे छोटे छोटे दाने टाइप बन जाएंगे वेल्डिंग करने के बाद उसको हटाने के लिए चिपिंग हथौड़े का प्रयोग करेंगे। ब्रश का प्रयोग हम साफ करने के लिए करेंगे, जहाँ पे वेल्डिंग करने के बाद पपड़ी तोड़ने के लिए करेंगे, तो तोड़ी हुई पपड़ी को हटाने के लिए करेंगे। फिर है अर्थ क्लैम्प का प्रयोग मतलब सी क्लैम्प हो सकता है या फिर डायरेक्ट किसी लोहे की रोड या छड़ के द्वारा भूमि संपर्कन के लिए इसमें काम आएगा। फिर है आर्क वेल्डिंग में हम साधारणतः आर्गन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का प्रयोग करेंगे। इसमें गालक के रूप में आर्गन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड तथा निकमन वेल्डन में धातु सिलिकेट का प्रयोग कर सकते हैं। तथा अब देखो हमारे क्या करना है, ये पूरा प्रोसेस है। वेल्डिंग का डायरेक्शन दे रखा है, इस राइट साइड की तरफ वेल्डिंग करते हुए चल रहा है। इसमें ये वेल्डिंग ट्यूब है, कॉन्टैक्ट ट्यूब है, ये वेल्डिंग वायर हैं, ये फ्लक्स मतलब गालक पिघलाने के लिए एक फ्लेम बनाएगा। फ्लेम को गालक बोलेंगे। आर्क, यहाँ पे एक वायर के द्वारा आर्क उत्पन्न हो रही है। बेस मटेरियल, अब इसका बेस मटेरियल के अंदर हमारे को ध्रुवण करना पड़ेगा, मतलब उसको अर्थ देना पड़ेगा। डायरेक्ट वेल्डिंग नहीं हो सकती। सील्डिंग एटमॉस्फेयर को चेंज कर रहा है कुछ, ठीक है। यहाँ एक फ्लक्स और जो बेस मटेरियल है उसके अंदर टेम्परेचर को चेंज कर रहा है। एक साइड में मोल्टन स्लैग होगी, स्लैग का मतलब पिघली हुई धातु, एक सॉलिडिफाइड स्लैग होगी। इस प्रकार से सभी वेल्डिंगों का प्रयोग हमेशा हर जगह नहीं हो सकता, लेकिन साधारणतः देखें तो हर जगह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे साधारणतः छोटी छोटी चीज़ों में बड़ी से बड़ी चीज़ों में एरोस्पेस हुए, मोटर वाहन हुए, उद्योग निर्माण, अवसंरचना निर्माण, रेल निर्माण, शिपिंग आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा कमेंट जरूर करें। यदि आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट में लिखकर क्वेश्चन जरूर पूछें। थैंक यू।